तो जजमेंट राइटिंग का सेशन है। सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगा, आप लोगों ने मेंस दिया है? अभी तक मेंस दिया? आपने दिया होगा। तो क्या एक्सपीरियंस रहा पहला? कितने दिए आपने लगभग? मतलब इसके पहले वाला दिया है आपने? अच्छा, मतलब सबसे जो पैटर्न चेंज हुआ था उसका मेंस दिया है ना? और आपने अभी तक नहीं दिया है। हिंदी मीडियम से कौन है? और आप इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, मेरा पैटर्न पूरा यूट्यूब पे तो मैं हिंदी पे लाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे हिंदी में नहीं है मटेरियल, है ना? तो मेरा टारगेट ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में भी चलेगा। इंग्लिश में एक मैडम है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। उनका अभी एडीपीओ का इंटरव्यू है ना, तो वो सपोर्ट करेंगी। सपोर्ट तो मैं भी करूंगा। देखो, जजमेंट राइटिंग दो तरीके से पढ़ी जाती है। एक तो सोचना क्या है उसमें, लिखने से पहले आपके दिमाग में हर चीज होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। और 3 घंटे के ड्यूरेशन में आपको, अब अगर पैटर्न चेंज पे मालूम है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बता दिया है कि बॉक्स पैटर्न में आपको लिखना है। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ ये वाली चीज, क्योंकि एक लड़के ने बॉक्स पैटर्न में पिछली बार लिखा था और उसके नंबर बहुत अच्छे थे। पिछली बार भी आ चुका था ये, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ था। लेकिन इस बार पब्लिश है। तो बॉक्स पैटर्न में लिखना चाहिए। जैसे अभी मेन प्री का रिजल्ट आएगा, और प्री का रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। ये बात किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हेयरिंग हुई नहीं है। और हेयरिंग हो नहीं रही है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की जब तक सुनवाई नहीं हो जाएगी, उसके ऑर्डर को नहीं मान लिया जाएगा, तब तक आपका रिजल्ट आना भी नहीं है ना? इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 30 तारीख को मेंस हो भी। हो सकता है 30 को रिजल्ट आए। तो अभी बहुत सारी चीजों पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो, तैयारी करना बड़ी बात नहीं होती है। तैयारी कर ली अपन ने, तैयारी कर ली, लेकिन तैयारी के बाद उस रिजल्ट का वेट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि निकल रहा कि नहीं निकल रहा, उस निकल रहा नहीं निकल रहा के चक्कर में आधे लोगों का मेंस खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही रीजन है। तो इसी सब चीजों को देखते हुए कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ते जाओ। और तैयारी ऐसी भी नहीं, क्योंकि इन लोगों की, अब ये लोग जो हैं हमारे, अभी ये इन फोर्थ सेम में है, एक बच्चा फर्स्ट सेम में है। लेकिन आप अगर उससे जजमेंट राइटिंग का अगर आज कुछ भी पूछोगे, आज वो बता देगा। इनसे कुछ भी पूछोगे जजमेंट राइटिंग का बता देगा, क्योंकि इनको मैंने ऐसा रंगा है उस चीज में। इनको लॉ नहीं आता। ये भी एक, अभी इनका एक सब्जेक्ट चल रहा है, इनको ना आईपीसी पढ़ी है, ना एविडेंस पढ़ा है, ना इनने कुछ पढ़ा है। लेकिन इनको ये पता है कि जजमेंट राइटिंग में हमें डील क्या करना है ना? मतलब जरूरी नहीं है एक कॉन्सेप्ट, मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट में जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से अगर चलेंगे, तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ चलेंगे जो हमें चलाते हैं। हम उनसे अलग सोच ही नहीं पाते। कोई बोलता है जजमेंट राइटिंग के लिए बुक प्रेफर नहीं करनी चाहिए, बोले आ जाओ। कोई बोलता है जजमेंट राइटिंग के लिए बुक प्रेफर नहीं करनी चाहिए, है ना? और कोई ये बोलता है कि बिना बुक के जजमेंट राइटिंग हो नहीं सकती। दो तरीके के लोग मिलते हैं। देखो, मुझे भी मिले हैं। मैं भी जब तैयारी करता था, तो जब मैं किसी से भी पूछता था, बोले सर अभी मत करिए, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, लाइव भी चल रहा है, उनसे बोलो अभी मत कीजिए। ठीक है? तो दो तीन तरीके के लोग मिलते हैं। ठीक है? अब ये जो आपके सामने जो पैटर्न है, आगे बढ़ाना जरा मुझे। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है लॉ पे। मतलब किसी भी जजमेंट राइटिंग को जब स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास 3 लॉ होने चाहिए हाथ में क्रिमिनल के लिए। एक एविडेंस, एक आईपीसी और एक सीआरपीसी। ठीक है? हम बात करेंगे दोनों लॉ पे। दोनों पे मतलब कंपैरिजन थ्योरी पे काम करेंगे कि आज अगर 323 लगता है मारपीट के लिए, तो बीएनएस में 323 का रूप क्या है आज? हो सकता है कि 323 और 24 को मिला के एक बना दिया है। जैसे कि जब हम बीएनएस की स्टार्टिंग जब करते हैं, तो आईपीसी की जो सेक्शन फर्स्ट से लेके सेक्शन 5 तक के सेक्शन को उनने सब सेक्शन बना दिया। मतलब आपका सेक्शन 1 का उनने सब सेक्शन बना दिया कि सेक्शन 1 के 1 में ये है, 1 के 2 में ये है, 1 के 3 में ये है। और जब हम आईपीसी पे आते हैं, तो उसमें बता दिया कि सेक्शन फर्स्ट ये है, सेक्शन सेकंड ये है, सेक्शन थर्ड ये है। मतलब तीनों चारों तरीके की उनने बात कर दी है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे जजमेंट राइटिंग जब हम लिखते हैं या सोचते हैं। तो जजमेंट राइटिंग के लिए एक पैटर्न सबको पता रहता है कि ऊपर कोर्ट का नाम, ये फलाना ठिकाना, मैं इस पे बात कर ही नहीं रहा हूं। पहली चीज, यदि आपको जजमेंट राइटिंग निकालना है, अगर आपको जजमेंट राइटिंग निकालना है या जजमेंट राइटिंग पे सोचना है, तो सबसे पहले आपको ये एक स्टोरी, जैसे कि ए ने बी को मारा, ए ने बी को मारा, वो रास्ते से जा रहा था, पहले उसने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हो, उसने उसको मार दिया।
अब इस पे आपको क्या प्रिजम्पशन लेना चाहिए? पहला प्रिजम्पशन ये है कि रास्ते में रोका एक लॉ बन सकता है। पहले अब हम लॉ पे बात कर रहे हैं कि रास्ते में रोका तो एक लॉ बन गया। दूसरा, मारा, लेकिन उसमें मारा लिखा है, सेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कितनी ग्रेविटी से मारा, लाठी से मारा ये लिख सकता है, चाकू से मारा ये दे सकते हैं, तलवार से मारा ये दे सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी हमें प्रिजम्पशन पे लेनी है कि हम ये मान सकते हैं कि भैया कितनी तरीके से उसने मार दिया होगा, तो हम इस ग्रेविटी पे लेंगे। एक एग्जांपल देना, आपने मैथ्स दिया है ना, आपसे ही पूछ रहा हूँ। अभी पहली क्लास है, समझ लेना कि मैंने जनरली बस पूछ रहा हूँ, इनके लिए भी रहेगा। एक क्वेश्चन ये है कि चार लोग हैं, चार लोग एक बैंक में चोरी करने के लिए जाते हैं। उस चार में से एक व्यक्ति गन रख लेता है जिसके बारे में तीनों को नॉलेज नहीं रहता। जैसे ही बैंक चोरी करने के लिए, लूटने के लिए जाते हैं, क्योंकि चार हो गए तो लूट बन गई, लूट करने के लिए जाते हैं, तो उसमें से एक मर्डर करके आ जाता है, क्योंकि उसको पता था, बाकी तीन को पता नहीं था। तो ये वाला जो चीज है, तो आप बताइए कौन से सेक्शन में इस पे लगा सकता हूँ? जनरल तौर पे मैं आपका थोड़ा सा वो देख लूं कि मुझे किस हिसाब से आपको डील करना है, क्योंकि जिनने मेंस नहीं दिया तो उनकी तो बात ही कर ही नहीं रहा हूँ। उनका तो बेसिक से रहेगा, बेसिक से 34 तो लगेगा। हाँ, चलो फिर से सुनिए। चार लोग हैं, एक पिस्तौल रख के जाता है, तीनों को नॉलेज नहीं रहता कि इसके पास गन है, सिर्फ लूटने के उद्देश्य से जाते हैं। तीनों चारों लूटते जरूर हैं, लेकिन एक गोली चला के आता है जिसके पास बंदूक रहती है। तो अब बताओ सेक्शन कौन सा? लूट के लिए, ओनली मर्डर के लिए उसके साथ 34 लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? हम्म। नहीं नहीं, अब ये, अब ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं लगेगा। इस चीज को जजमेंट में लिखा जाता है। जब आप अपने चार्ज को डील करोगे, तब आप ये बताओगे जब कॉमन इंटेंशन प्रूफ करने जाओगे। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको, बिल्कुल लगेगा, मैं आपको गलत बोल ही नहीं रहा हूँ। देखो जजमेंट राइटिंग में मैं आपकी गलत बोल ही नहीं सकता। मेरा ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग है, इनका ओपिनियन बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जो सामने वाले जजमेंट जो दे रहे हैं उनका ओपिनियन अलग है। प्रैक्टिकल जजमेंट पे अगर मैं जाऊं तो वो 34 लगाते ही नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं। और अगर और प्रैक्टिकल पे जाऊं तो वो 294 के साथ भी 34 लगा देते हैं। और प्रैक्टिकल मैं दिखा दूंगा आपको, जजमेंट प्रैक्टिकल पे ऐसी चीजें हैं। लेकिन हमें इसको डील कैसे करना है, देखो मेन चीज रहता है आपकी थिंकिंग पे, कि आप कितना अच्छे से उसको सोच पा रहे हो, और सोचने के साथ साथ आप लिख क्या पा रहे हो उस पे। सबसे चीज तो वही है ना। क्योंकि आपने बोला हमें बेसिक से चलना है, तो मैं बेसिक पे ही हूँ अभी, है ना। नहीं तो मेरा पैटर्न बिल्कुल एडवांस पे जाता हूँ मैं डायरेक्ट। और उसकी क्लास डल चुकी है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे देखोगे तो शायद आपको बेटर मिल जाए बहुत सारी, क्योंकि मैंने पीपीटी फॉर्मेट में जजमेंट पढ़ा दिया है। मतलब एक वर्ड से, एक वर्ड का क्या आप मीनिंग निकाल सकते हो, आप उस पर सोच क्या सकते हो। जैसे आप ड्रीम जुडिशरी ऐप पे जाओगे, उस पर फ्री कंटेंट डला है जजमेंट राइटिंग का, ओनली जजमेंट राइटिंग का, तो आपको वो वाली चीजें वहां से मिल जाएंगी कि एप्रिसिएशन में क्या लिखा जाता है, आपको मार्शलिंग में क्या डील करना है। ये सब चीजें मैंने पहले से लगा चुका हूँ, लेकिन आज बेसिक है तो पहले लॉ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, आपने क्या बोला, फिर से बोलना, रिपीट करना उसको। मतलब मैं एक पे 302 लगा दूं, ठीक है। और लूट के लिए कौन सी सेक्शन यूज होती है? 390, 390। कॉन्फिडेंस नहीं है, 392 ही है, कॉन्फिडेंस नहीं है ना। 392 ही है। आपने तीन पे लगा दी 34, इस पे 34 लगेगी कि नहीं, ये है मेरा क्वेश्चन। हाँ, ये है मेरा क्वेश्चन, और यही आपको 10 नंबर देता 4 दिन, है ना। और कोई नहीं देता, लैंग्वेज सबकी सेम होगी, जितने बच्चे बैठे रहेंगे सबको याद है कि हमें करना क्या है। यहाँ पे मिस्टेक होती है बस, और कहीं मिस्टेक नहीं होती। क्या है ये, 34 लगेगा कि नहीं लगेगा?
मेन अफेंडर ये था, बिल्कुल। चलिए अच्छा, एक एग्जाम्पल ये है ना, रखना इसको साइड में रखना। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 लोग जाते हैं मारने के लिए, एक को वहीं उसी बाजू में कुल्हाड़ी रखी रहती है और वो कुल्हाड़ी से मार देता है, वो मर जाता है। 3 लोग ही गए थे मारने के लिए, जिसमें से 2 खड़े रहे और एक ने मार दिया। अब एक ने मर्डर कर दिया है, बाकी सब ने हाथ पैर पकड़े थे और मारे थे, मतलब इनने मारा था, सब पे लग गया 302, ठीक है। लेकिन एक चीज और, इसमें दोनों का, इन दोनों का इंटेंशन सिर्फ मारपीट करने का था कि चमका के आते हैं अपन, लेकिन एक ने गुस्से ज्यादा आ गया और मार दिया। नहीं लगेगा। 34 क्या बोलता है? 34 क्या बोलता है? कॉमन इंटेंशन, क्या डेफिनेशन लिखी उसकी? फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन क्या होता है? और थ्री मीटिंग्स ऑफ माइंड, इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है 392 के लिए दिख रही है। इसका मतलब इस पे 302 के लिए तो ये अलग से जाएगा, 34 इस पे कभी भी नहीं लगने वाली, ये अलग ऑफेंस है। मतलब ये भी जाएगा 392 के 34 पे, मतलब इस पे 2 चार्ज लगेंगे, 392 के 34 का भी लगेगा इस पे। क्या होता है, प्रॉपर चार्ज हम जजमेंट राइटिंग करते तो हैं, लेकिन प्रॉपर चार्ज नहीं लगाते। चाहे एक बार मार लो, चाहे 10 बार मार लो, लगेगा तो 323, लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन इसमें इसकी ग्रेविटी ज्यादा बड़ी है, इसके मतलब इसके 2 चार्ज लगेंगे। और हम जब जजमेंट राइटिंग पढ़ते हैं तो चार्ज 2 होते हैं, दोनों के एसेंशियल कंटेंट को हम दर्शाते हैं इस उद्देश्य से, तो इसलिए 2 सेक्शन लग रही है। जबकि आपने कभी जजमेंट राइटिंग ऐसा सोचा क्या? ऐसा दिखा भी नहीं, मुझे भी नहीं दिखा, क्योंकि अगर 3 लोग हैं तो 3 सेक्शन बन जाती हैं, 4 लोग हैं तो 4 सेक्शन बन जाती हैं। जबकि ग्रेविटी, और अब इस बार का पैटर्न मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इस लेवल पे वो जा जाए, जिस लेवल पे अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इस लेवल पे जाके कर सकते हैं। दूसरी चीज, किसी व्यक्ति की वॉलेंटरली है या नहीं, स्वेच्छा से मार रहा है या नहीं, इस बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। उस पे एक पॉइंट आपका जजमेंट राइटिंग में बन गया ना, क्योंकि होता क्या है, लोगों का मानना ये रहता है कि आप उसी के साथ चल दो। मेरा मानना ऐसा है कि यदि आप इतना सारा लिख ही रहे हो ना, तो एक पैरा लिखने में जाता कुछ नहीं है, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा लो, उसमें आप वॉलेंटरीनेस प्रूफ करो उसकी, कि इसने वॉलेंटरली मारा या नहीं मारा। जैसे बात करूंगा मैं, छत्तीसगढ़ में एक जजमेंट है 2007 का, मैंने मेंस दिया है वहां का, कि 2007 का एक जजमेंट है, उसमें केस ये था कि गिरने से चोट लगी, उसने लास्ट में बोला, पहले बोला कि भाई ने मारा मुझे, सर में मारा, मुझे खून आया, लेकिन जब एविडेंस होते हैं कोर्ट में तो वो बोलता है नहीं सर, मुझे किसी ने नहीं मारा, ये चोट तो मुझे गिरने से लगी। अब मैन जो एफआईआर करने वाला है वही हॉस्टाइल हो रहा है, तो आप क्या प्रिजम्पशन लोगे उस पर? सोचो। क्योंकि जब विटनेस होता है हॉस्टाइल, तो उसके लिए बने हैं 154 बना है, 2-3 केस भी बने हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर हॉस्टाइल होता है तो टेस्टिमनी पर इफेक्ट नहीं पड़ता, केस की स्टोरी पे इफेक्ट पड़ सकता है, पड़ सकता है, लेकिन उसकी टेस्टिमनी पे, किसकी, जो पिटने वाला व्यक्ति है, जिसने मार खाई, उसकी टेस्टिमनी पे क्या प्रूफ इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि उसकी, क्योंकि 3-4 चीजें हमें जजमेंट राइटिंग में देखने मिलती है। पहली चीज, हमें एक डॉक्टर तो जरूर मिलेगा, हमें एक आईओ जरूर मिलेगा, हमें एक तहसीलदार जिसको बोला जाता है वो भी जरूर मिलेगा, कभी कभार जरूर नहीं मिलेगा, क्योंकि चोरी के केस में तहसीलदार आइडेंटिफाई करवाता है ना, ये भी मिलेगा। तो ये जो 3 चीजें, और विटनेसेस मिलेंगे, एक भी मिल सकते हैं, बहुत सारे भी मिल सकते हैं। तीसरी चीज, रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा? रिलेशन भी मिल सकता है, भाई बहन का झगड़ा है तो डिस्प्यूटेड फैक्ट, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट जो भी है हमें लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। देन ये तो थे एविडेंस के बारे में कि हमें इतनी चीजें दिखती हैं, और एक विक्टिम रहता है आपका, जो आई विटनेस रहता है। देन इसके बाद आपको एविडेंस में क्या क्या मिलता है, जैसे डॉक्टर पे अगर मैं बात करूं, तो इसकी एमएलसी रिपोर्ट 100% अगर है तो फिर रिलायबल है, अगर नहीं है ओनली स्टेटमेंट है तो रिलायबल
नहीं है, उसमें डाउट रहता है। ठीक है, इसके बाद आपकी एक्सरे रिपोर्ट अगर मारपीट वाली है चीजें, और तीसरी चीज होती है इसके स्टेटमेंट। क्या होते हैं इसके स्टेटमेंट? होते कि नहीं होते कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, आईओ की रहती है, आपका एक मौका नक्शा रहता है, मैप रहते हैं वगैरह, सीजर रिपोर्ट रहती है इसकी। ठीक है, और मेन चीज एक विटनेस रहता है। क्या रहता है? एक विटनेस, जो को आईओ को रिप्रेजेंट करना रहता है। मोस्टली केसेस में इसके बारे में कोई बात नहीं होती है, इसका मतलब हमें लिखना है कि आईओ की जब सीजर रिपोर्ट हो रही है तो उसमें एक विटनेस की कमी है। ये मैं लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको सोचना किस किस बारीकियों पे सोचना पड़ता है। जिस कारण से बोलते हैं ना, देखो जजमेंट लिखना बहुत आसान होता है, जजमेंट लिख सब लेते हैं। आप, मैं इनसे बोलूँ ना तो ये भी जजमेंट लिखेंगे, आपसे बोलूँ ना तो आप भी जजमेंट लिखोगे, लेकिन किस चीज को पकड़ के रखना है, किस चीज को आपको, क्योंकि क्या है, नेचुरल जस्टिस की थ्योरी बहुत काम करती है इसमें। आपको दोनों को निर्दोष ही मान के चलना है, मारने वाले को और पिटने वाले को भी। आप किसी को पहले से कन्विक्शन बना के नहीं लिख सकते, आप किसी को पहले से एक्विटल करके नहीं लिख सकते। आपको दोनों को ये मानना है कि हो सकता है कि उसने भड़काया हो सकता है उसने सडन प्रोवोकेशन में मार दिया हो सकता है बहुत सारे एक्सेप्शन हो, है ना, जो हमें पढ़ने मिलते हैं। तो ये वाला चीज हो गई। ठीक है, और इसके अलावा भी क्या होता है, इसके अलावा ये एफआईआर को प्रूफ करता है। किसको प्रूफ करता है? एफआईआर को भी प्रूफ करता है, कोरोबरेट अगर कर रहा है। अगर जैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो कॉन्ट्राडिक्ट किस चीज पे? सीजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करता है ना, मौका नक्शा नहीं बनाया, पंचनामा नहीं बनाया, अगर डेथ का कोई केस है, मर्डर का कोई केस है, तो ये वाली चीज हो गई। तहसीलदार सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करता है। क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन में अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें विटनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? आप तहसीलदार हो और मैं चोर हूँ, मैं आया, चोर नहीं, शायद मेरे घर से चोरी हुई, मैं आया, सर ये सामान गिरा, अब, और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करते हैं ये, और इनको कोई पावर नहीं है। क्या क्या लिख क्या सोचोगे आप इनके बारे में? नहीं चाहिए रहते? कौन सा सेक्शन है? ठीक है, यही है जानकारी वाली चीज कि आपको विटनेस अगर वहां पे है भी नहीं है तो आपको लिख देना है वहां पे कि सेक्शन 9 का यूज करना, वो वाला मत करना, वो वाला पर्टिकुलर रेप वाले के लिए है ना, अकेला सेक्शन 9 का यूज करना। और इसके साथ ये तहसीलदार जो होता है ये फील्ड मजिस्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? फील्ड मजिस्ट्रेट कहलाता है। और हमेशा मजिस्ट्रेट की जो स्टेटमेंट भी रहते हैं और उसके सामने जो भी आइडेंटिफाई होती है वो क्या कहलाती है? रिलायबल कहलाती है। तो इस पे डाउट नहीं होता है। इस पे डाउट कब होगा? जब वो ये पहचानने से क्या कर दे? इनकार कर दे। इस पे डाउट कब होगा? जब इसकी रिपोर्ट कोर्ट में ना पेश की जाए। एक रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट के बारे में अगर लिखा नहीं है तो उस पे डाउट बनता है कि तहसीलदार ने ऐसी कोई रिपोर्ट के बारे में चर्चा नहीं, ओनली स्टेटमेंट है कि हाँ मेरे सामने इसने पेश किया है ना, प्रोड्यूस किए। तो एक ये हो गया। दूसरा हो गया विटनेस। विटनेस हॉस्टाइल होते हैं तो उनके बारे में क्या लिखना है? 4-5 लाइन उनके बारे में भी लिखी जाती है। एक केस आता है बहुत, सत्यनारायण का एक केस है जो लैंडमार्क केस है इसके हॉस्टाइल विटनेस के बारे में, है ना। उसके बारे में अगर आपने जिक्र किया अपने जजमेंट राइटिंग में तो वो भी बहुत प्यारा जाएगा उसका आंसर कि हॉस्टाइल के बारे में आपको पता है कि हॉस्टाइल की एविडेंसरी वैल्यू होती क्या है वास्तविकता में। अब दो तरीके से इस पे बात करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर जो आपका प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 जो कि आपका विक्टिम है, ये अगर प्रोड्यूस नहीं करता उसके बिहाफ पे, जैसे होता क्या है जनरली हम जब भी जजमेंट राइटिंग देखते हैं तो हम देखते क्या है कि भैया इनने एविडेंस पेश किया, इनने विटनेस नहीं लाए, मतलब जो एफआईआर लिखवाने वाला व्यक्ति रहता है कि साइकिल पे लेके गया, मोटरसाइकिल पे लेके गया, कंधे पे उठा के लेके गया, वो ही नहीं आता है गवाही देने। ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो व्यक्ति झूठी एफआईआर करा रहा। हो सकता है कि वो व्यक्ति ने आने से मना कर दिया हो, लेकिन ये हमें स्टोरी में लिखना नहीं है, क्योंकि हम उसी स्टोरी को तोड़ नहीं सकते। कहाँ? व्यवहारिकता में। हम सिर्फ लॉ का प्रिजम्पशन ले सकते हैं कि वो नहीं आया, तो हम सिर्फ ये वाली चीज के इसकी तरफ से ये विटनेस नहीं आया और ना इनने कोई ऑब्जेक्शन उठाया। किनने? एक्यूज पर्सन ने, डिफेंडेंट काउंसिल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि इनकी तरफ से कोई विटनेस नहीं आया। इनने तो पेश नहीं किया तो एक कमी ये हो गई, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो ये क्या हो गया? बराबर हो गया कि मतलब जब इनने पूछा नहीं तो हमने उसका आंसर भी
नहीं दिया। अब इसके बारे में आप 4-5 लाइनें नहीं बढ़ा सकते जबरन में, जैसे लोग बढ़ाते हैं, देखा है मैंने कि बहुत सारी चीज़ें पे लिखेंगे कि इनने ये भी नहीं दिया, इनने ये भी नहीं दिया, इनने ये भी नहीं दिया। अब हर चीज़ में बोल रहा है ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो डिफेंडेंट की तरफ से भी तो बोल दो। आप उसकी विक्टिम की तरफ से ही क्यों बोल रहे हैं? डिफेंडेंट की तरफ से भी बोलो कि इनने ये नहीं दिया तो इस बात का ऑब्जेक्शन इनने नहीं उठाया, इसलिए ये क्या होता है, कोरोबोरेट करता है कि सपोर्ट करता है, और फाइंडिंग में क्या निकलता है, ये वाली चीजें, क्योंकि 3 तरीके से चलता है अपना जजमेंट राइटिंग। एक तो सपोर्ट करना है पहले, फिर उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना है उसी को, और उसी को क्या करना है, फिर फाइंडिंग निकालनी है लास्ट में। होता है ऐसे ही होता है। पहले क्या होता है, मार्शलिंग में किसने क्या कहा, ये वाली चीज होती है, लेकिन पैटर्न करो किसने क्या, उसी की पोजीशन। देखो के तरीके लोग होते हैं, आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा है कि नहीं, मैंने तो करा बुक से, तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप बुक रोविंदर सिंह की, हाँ, रोविंदर सिंह की बुक पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है ना? उनका जजमेंट लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मेरे पास भी वही पढ़ी है। उनका जो तरीका है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप एक जजमेंट हम लोगों ने डील किया था, है ना? बुक में जो सेक्शन रहते हैं वो गलत हो सकते हैं, आपको गलत करना आना चाहिए उनको। जैसे कि 452 आपको पता है, 451 आपको पता है, पता है कि नहीं पता है? पता है क्या होता है? एग्जैक्टली याद नहीं है। ग्रह विधन के बारे में होता है, डन डन। अब एक काम करिए, मैं आपको पहले एक जजमेंट निकाल के बताता हूँ, फिर इस पे आते हैं ना। पहले आप सीख तो लो कि आपको सोचना क्या है, क्योंकि मेन चीज क्लास वही अच्छी रहेगी जब आपको ये समझ में आए। रटवाना तो मुझे क्या है, 15 दिन का खेल है कि मैं आपको रटने के लिए आपसे बोल दूं, उसमें मेरा कोई हाथ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जितना टाइम आपको दे पा रहा हूँ, पहले हम नए पैटर्न के हिसाब से लिखना सीखेंगे, फिर हम पुराने पैटर्न के हिसाब से लिखना सीखेंगे, जो आपको बेस्ट लगेगा उस एग्जाम के लिए निकालने के लिए वो आपको करना है। ठीक है, आराम से सफिशिएंट टाइम मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पे, आप लोग रिजल्ट तक अभी तक वेट कर रहे थे कि 26 को रिजल्ट आ जाए एक बार, तो उसके बाद देखते हैं कि कौन सा करना है, जजमेंट राइटिंग ये वाली चीजें, तो आप लोग वैसे ही लेट हो, है ना? हमारी कम से कम 9 क्लास हो चुकी है। कितनी क्लास हो चुकी है? 9 क्लास हो चुकी है, तो 9 आपको अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप करते हो ना, तो उसमें जो भी डाउट आए, जैसे पीपीटी फॉर्मेट में रहता है ज्यादातर मेरा चीजें, और अभी भी आपको पीपीटी में ही मिलेगा आगे भी। निकालो, मिरर है ना? तो 2018 का वो वाला, बल्लू और मंजू वाला, बल्लू और मनु वाला है शायद आपके पास कि नहीं है? किसी का तो होगा। नहीं है, रुक जाओ, मैं इस पे निकालता हूँ, फिर नेट पे निकालता हूँ। है क्या? देखो निकालो। आप लोग भी अगर है आपके पास, 2018-19 का है शायद, 19 का है क्या? शायद 19 का ही है जो आपने एग्जाम दिया था, मनु बल्लू वाला, फेज 2, यही वाला है। ऊपर करो, हाँ, यही वाला है, यही वाला। करो इसको, मैं बताता हूँ। अच्छा, आप पेपर जब देते हो, आप पढ़ते किस में हो सबसे ज्यादा? इंग्लिश में। फिर एक बार हिंदी में जरूर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? ईमानदारी बताना मुझे, जजमेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रांसलेशन कैसा है? वो सही जाता है, हिंदी टू इंग्लिश में। तो ये रीजन पता क्या है, ये आधे से इंग्लिश मीडियम बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी हिंदी ज्यादा अच्छी है। आज मैंने हिंदी में टेस्ट ले लिया इनका, और अभी शाम को इंग्लिश में भी होगा इनका टेस्ट। मतलब दोनों पे होता है, ऐसा नहीं है, दोनों पे होता है। कौन सा है ये वही है ना? वही है, वही है, वही है। आप इसको एक बार पढ़ लो, ये आपको रिकॉल कराएगा चीजों को, आप लोग पढ़ लो एक बार। मैं आपको बताता हूँ खेल क्या है जजमेंट राइटिंग का इसमें। शायद 19 का ही है। इंग्लिश में पढ़ना है क्या? इंग्लिश में निकाल दो जरा, इनको दे दो वो, लो आप लोग पढ़ लो। बता देना, फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा, है ना?
आगे बढ़ा दो, आगे कर दो। हो गया डन? क्या आगे? आगे है? करो, आगे करो। इसको रखे रहना है ना। आप लोगों के पास, दोनों के पास पेपर आ गया ना? आप लोगों का तो पड़ा हुआ है ना? ठीक है डन। इसको नीचे करो, स्टोरी पे बात की पहले। हम्म। हाँ, इधर से। ठीक है डन। लिया रीड? ली पढ़ ली ना? एविडेंस अकेला नहीं पढ़ा? एविडेंस ही पढ़ लो जब तक। बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, एक एक चीज। हो गया? चल। दोनों पे बात करेंगे, है ना? पहले एफआईआर पे बात करते हैं। क्या क्या हुआ उसके साथ? बिल्कुल। 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 हम्म। हम्म।
बिल्कुल, बिल्कुल। कौन सा लगा है? 452 जाएगा। हाँ हाँ, सही सही बोल रहा है आप, सही बोल रहे हैं। अब तो क्या करें, इसको सोचें। आपने सेक्शन लगा दी, ठीक है, कन्विक्ट करें, एक्विटल करें, ये और बता दीजिए। तो वो पढ़ रखा है आप लोगों ने, जजमेंट, है ना, उस हिसाब से फिर मैं डील करूंगा उसको। कन्विक्शन में, कन्विक्शन में। अब ये बात जो बोल रहा है ना, अब मुझे बताते जाना, है ना, धीरे धीरे। आई विल डील। देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है 2 जुलाई 2018 को 8:15 पे रमेश एक पैर से वैसे भी लंगड़ा है और नरसिंहपुर पहुंचा। दरवाजे पर दोनों बैठ के शराब पी रहे थे, ठीक है। देन इसके बाद उसने मना किया, उन्होंने गाली गलौज कर दी, गंदी गंदी गाली दी, पहली चीज। दूसरी चीज, उसने कहा गया कि भैया लंगड़ा उसका क्या बिगाड़ लेगा। और इसके बाद रमेश घर के अंदर चला गया, उसने पूजा का समय हुआ, फिर आया, फिर उनने उसने बोला कि शराब पीने से मना ना करें। दूसरी चीज, पहले मैं बात करूंगा, आपका क्या नाम है? कमलदीप जी, सुनिए, हम बात करेंगे 294 पे। पहले आपने यही सेक्शन लगाया, अभी मैं एफआईआर पे हूँ, एविडेंस पे नहीं जा रहा हूँ। पहले एफआईआर से डील करते हैं, अगर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ एविडेंस, क्योंकि लग तो रहा सेक्शन यहीं से, पुलिस ही लगाएगी, और कोई तो लगाता नहीं है। हम चेंज कर सकते हैं जब एविडेंस हमें पता चलेगा, ठीक है। 294 लगाया, 294 आपने किसको देख के लगाया? अच्छा, मैं अपने दोस्त से गाली गलौज में बात करता हूँ, कर रहा हूँ, 294 का फैंस है, पब्लिक प्लेस पे दे रहा हूँ, तो इसमें अनोय की कोई बात लिखी, एविडेंस में कोई अनोय की बात लिखी? बस, तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, पहला कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी कन्विक्शन की तरफ रुख था, अब मैं एक्विटल की तरफ लेके जाऊंगा, है ना, अभी आपको देखना। दूसरी, आगे बढ़े, 294, फिर अंदर घुसे, पूजा कर रहे थे, उनने मना किया, फिर वो, अब आप पे आते हैं ना, आपने कौन सा लगाया? 452। 452 आप इसमें देखिए और पढ़िए उसकी लैंग्वेज, है ना। मैं बीएनएस में देखता हूँ। आज मैं आपको सोचना बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, पैटर्न तो मैं कभी भी बता दूंगा आपको, लिखवाने का तरीका भी मैं कभी भी बता दूंगा। मैं आपको ये डील करा रहा हूँ, नंबर आप कैसे उन 90 स्टूडेंट में से या उन 10 में से कैसे आप एक अलग देख सकते हो, उस पर बात कर रहा हूँ, है ना। क्या लग रहा है, क्या लिखा है उसमें, पढ़ के बताना आप जरा। हाँ, अब आ जाओ, क्या लिखा, पूजा कहाँ लिखा था, पूजा करने से मना किया, हाँ। रमेश के अंदर चला गया था, देन इसके बाद उसने बोला कि पूजा का समय है, कृपया करके आप शराब ना पिए। अब आरोपी गण घर के अंदर घुसे, कोई तैयारी थी? अगर मैं बोलूं, मैं आज बोल रहा हूं, ये यहाँ पे ड्रिल मशीन कर रहे थे, मैंने बोला मेरी क्लास चल रही है, आप थोड़ी देर शांत हो जाए, यही बोला मैंने, वो आए और मार दिया, है कि नहीं, वो आए और उन्होंने मार दिया। कोई प्रिपरेशन थी क्या, हमला करने की तैयारी थी क्या उनकी? मैं गया, मैंने उनको प्रोवोक कर दिया ना, उनके काम में अड़चन कर दी। और शराब पीने वालों से वैसे ही हम लोग क्या नहीं बोल सकते, बुरा बोल नहीं सकते, क्योंकि हमेशा उनके दिमाग में उल्टा ही चलता रहता है शराब वालों के। तो उनने बोला पूजा करने का समय हो रहा है, आप यहाँ ना पिए शराब।
उनकी तैयारी नहीं थी। अब तैयारी नहीं थी, आए, घर में घुसे और मार दिया। इसका मतलब, अब मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तैयारी, आप जानते हो किसी भी ऑफेंस की प्रिपरेशन दिखती है तो वो ऑफेंस बनता है, क्योंकि 4 एसेंशियल कंटेंट होने चाहिए। कमिट होना चाहिए, आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, और आपका क्या लॉस या इंजरी, कुछ ना कुछ लास्ट में रिजल्ट निकलना चाहिए। मतलब अगर आपका क्राइम क्या होता है, एक्टर सरिया प्लस मेन सरिया प्लस रिजल्ट, ये चीज मिलके तो आपका क्राइम बनाते हैं। तो अब फिर से आते हैं, लगाऊं? अब क्या लगाऊं? अब क्या लगाऊं? तैयारी नहीं थी, है ना? अब क्या लगा सकते हैं? 451। क्यों? रीजन वही है। देखो, आपको सोचना सब पे है। रोबिनजीत सिंह की बुक में साफ साफ 452 लगा है, साफ साफ। मैं उस पे जाता नहीं हूँ, वो गलत है, उनने गलत लगाया। उनने गलत क्यों लगाया अभी भी बताऊंगा, मैं सब पे बात करूंगा धीरे धीरे, एक एक सेक्शन को डील करेंगे। हाँ, चलिए, 451 क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, घर के बाहर शराब पी रहे थे, है ना? शराब पी रहे थे, उनने बोला कि हमारा पूजा का समय हो रहा है, आप यहाँ शराब ना पिए। अगर घर के बाहर उनको इंटेंशन, अगर उनका ऐसा होता कि मुझे मारना ही है, तो वो उसका वेट करते, घर के अंदर जाने नहीं देते। घर के अंदर क्यों जाने देते? घर के अंदर चला गया, फिर पूजा करने के लिए उसने फिर उनको बोला कि यहाँ पे मत पियो, हमारे पूजा का समय हो रहा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि उनका इंटेंशन पहले से उसको मारने का था। ये तो आप बोल ही नहीं सकते। फिर 447 बिल्कुल सही। 447 क्या बोलता है? दो तरीके के उसमें वर्ड लिखे, एक पहला सबसेक्शन है और एक दूसरा भी है। दो चीजें हैं ना उसमें। पहले वाले में एक बोलता है अनलॉफुल तरीके से एंट्री कर रहे हो, और दूसरा बोलता है लॉफुल तरीके से एंट्री कर रहे हो। यही बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, डेफिनेशन की बात ही कर रहा हूं मैं। और उसमें 3 वर्ड भी लिखे होंगे कि आप जब किसी व्यक्ति के पास अनलॉफुल तरीके से लॉफुल तरीके से जाते हो, या तो आप उस पे क्या करते हो, असॉल्ट करने के लिए, या तो उसको डिफॉर्मेशन का अपहानि करने के लिए, या आप मारपीट करने के इंटेंशन, मतलब रोल निभाता है आपका यहाँ पे इंटेंशन। मतलब आपका इंटेंशन गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। आज मुझसे कोई पूछ के आ रहा है, मे आई कम इन सर, और आते ही साथ मुझे मार दे, इसका मतलब मैं बोलूं कि कम इन, और कम इन बोला जैसे, और वो आके मार दे, तो इसका मतलब उसका इंटेंशन था कि वो लॉफुली आए और मारे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई आया, मुझसे नहीं पूछा और मारपीट करके चला गया, गाली गलौज करके चला गया, कुछ भी करके चला गया, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, कोई आया, न्याय कमेंट हुआ, हमारी बहस चल रही थी, बात चल रही थी, और उसको बोलते बोलते इतना गुस्सा आया कि उसने मार दिया, ये भी होता है, ये भी हुआ। तो इसका मतलब 447 है, और रात का समय है, क्योंकि ये दिन के लिए होता है, ये रात के लिए होता है। 451 बिल्कुल। आप उसके एसेंशियल कंटेंट पढ़िए। कौन सा 52 का मना किया मैंने? वन बोला था क्या? नहीं नहीं, वन नहीं। तो मैंने ये पूछा था क्यों? क्यों पूछा था मैंने कि क्यों? अभी मैं आंसर इसका भी दूंगा। ऑफेंस करने का इंटेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा कि नहीं है, ठीक है। वो आए, अभी आगे बढ़े थोड़ा, अभी इनको साइड में थोड़ा आगे बढ़ाना जरा। देखो, मारपीट करी, लात घूसों से घर के अंदर घुस गए, मारपीट करी, लात घूसों से मारा, मन्नू ने वहां पे एक डंडा रखा, डंडा उठाकर रमेश को मारा, जिससे रमेश के बाएं हाथ में अब चोट आ गई, ठीक है। और चिल्लाने पे ये दोनों आ गए, दो व्यक्ति आ गए, उसको साइकिल पे उठा के एफआईआर करा दी। अब पहला क्वेश्चन ये है, घर में घुसे दोनों लोग, मारा एक ने, आप कैसे प्रूफ करोगे घर में दोनों घुसे है? अगर घर में दोनों आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं अगर करूंगा, तो तीसरा क्वेश्चन ये जनरेट करूंगा कि एक पकड़ रखा था और एक ने मारा। ये 3 क्वेश्चन के अलावा चौथा क्वेश्चन बन नहीं सकता। प्रिपरेशन इसलिए नहीं लगा सकते हम 452, क्योंकि उनके पास ना डंडा था ना कुछ। आप अच्छे से पढ़ना, वहां पे एक डंडा रखा था, ये रखा,
वहां पे एक डंडा उठाकर, मतलब उसके घर में डंडा रखा था, और ये नहीं बोल सकता कि डंडा उन्होंने रखा था, क्योंकि प्रिजम्पशन है ही नहीं, डंडा उनको मारा होगा तो मार दिया होगा। और ये भी नहीं बोल सकते कि डंडा उनने छुपा के रखा था कि ये आएगा तब उसको मारेंगे, क्योंकि बाहर से व्यक्ति आ रहा है, घर के अंदर नहीं। अब ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को किस चीज से डील करना है, किस चीज को सोचना है। और 447 इसलिए भी नहीं लगा सकते क्योंकि 447 का ये इंटेंशन बताता ही नहीं है, क्योंकि वो मार रहे हैं उसको, उसमें मारपीट के बारे में शायद नहीं लिखा है। लिखा है क्या? 447 की लैंग्वेज पढ़ना जरा। नहीं, 441 पढ़ो आप, वन, क्योंकि उसकी पनिशमेंट यहाँ पे, और शायद गृह अतिचार की पनिशमेंट। हाँ। हम्म। हम्म। अभी तरह मारपीट, डराए धमकाए, गाली गलौज करे, अपहानि करे, मतलब मारपीट वाला नहीं। तो 447 तो लगना नहीं है, इसका मतलब फिर लगेगा 451। इसके अलावा आप जो भी लगाओ मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दूंगा, इसके अलावा, क्योंकि 450 लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी तो गृह अतिचार है, और उसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है आपका 451 में, कारावास से दंडनीय अपराध का गृह अतिचार, कारावास लिखा है, आजीवन कारावास तो लिखा नहीं है। इम्प्रिजमेंट तो मिलेगा तय है, लात घूंसों से मारा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, कि लॉ को कैसे डील करना है। लॉ को जरूरी थोड़ी कि उसकी लैंग्वेज से डील करना है, लॉ को इधर देखना है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, और इतना समय आपके पास रहता भी नहीं है कि आप इतना सोचो। इसका मतलब आपको कमांड होनी चाहिए बहुत परफेक्ट, कि मैं सिर्फ स्टोरी पर हूँ, और अभी मैं एविडेंस पे गया भी नहीं हूँ, और मेरे सेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो गए, है ना, कि अगर मैं डायरेक्टली जैसे आप लोगों के जैसे अगर डील करता तो 100% इसको भी प्रूफ करता, 100% इसको भी प्रूफ करता। देखो अभी इक्विटल की तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा, जा रहा कि नहीं जा रहा। कन्विक्शन अच्छी बात है, करना चाहिए, 90% लोग कन्विक्शन ही करते हैं, जितने भी लोग जजमेंट लिखते हैं सबका कन्विक्शन ही देख के आया हूँ मैं इस पेपर में। मैं अकेला ऐसा हूँ जो इक्विटल करता हूँ, और अभी आपके सामने इक्विटल कर भी दूंगा। आप लोग बस कॉन्ट्राडिक्ट करते जाना मुझे, जितने ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्राडिक्ट करोगे हो सकता है मैं गलत हो जाऊं लास्ट में जाके, मैं भी कन्विक्शन कर लूं, है ना। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करूंगा ही उसको इक्विटल, ऐसा वाला भी नहीं है, कर सकता हूँ कन्विक्शन भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको डील करना आना चाहिए, उसको बचाना आना चाहिए। मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने कन्विक्शन किया, इन सब ने भी कन्विक्शन किया था, है ना, फिर इक्विटल किया था मैंने उसको बाकायदा, है ना। तो अब आगे बढ़े, अभी एविडेंस नहीं आया, अभी तो स्टोरी है, स्टोरी झूठी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखो अभी इन पे बात करते हैं, स्टोरी झूठी क्यों हो सकती है। अभी मैं एफआईआर से ही डील कर रहा हूँ आप लोग, ठीक है, चलो अच्छा से डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं। देखो क्यों हो सकती है, पहली चीज PW1 है, PW1 की जो टेस्टामनी है, ठीक है, जो वो बोल रहा है, पहली चीज जो वो प्रोड्यूस करेगा, इन दोनों चीजों पे बात होगी, ठीक है। देन इसकी बात क्वेश्चन अराइज होगा कि इसको रिलाई करें कि नहीं करें, इस पे क्वेश्चन अराइज होगा कि इसकी जो, क्योंकि एफआईआर झूठी भी होती है, और एफआईआर अगर झूठी है तो अगर झूठी एफआईआर लिखवा दी तो उसकी भी पनिशमेंट यहाँ पे आपकी जजमेंट राइटिंग में आपको देनी पड़ेगी, जो कि आप बॉक्स बहुत अच्छा आ गया है, आपको ऐसा वाला नहीं बनाना है, अब डायरेक्ट आपको ऐसा वाला बनाना है, तो उसमें बहुत अच्छा है कि समय भी बच जाएगा। लेकिन ये है बॉक्स बनाने के चक्कर में कम से कम 20-30 मिनट ऐसे ही निकल रहे हैं बच्चों, सिर्फ बॉक्स बनाने में। तो उसका एक उपाय मैंने ढूंढा, ये है कि आप बॉक्स मत बना के आइए, जरूरी थोड़ी ये बॉक्स बनाना है, आप उस पैटर्न को छाप के आइए जो वो उनको चाहिए, यहाँ पे ऐसा चाहिए, यहाँ पे ऐसा, पढ़ने में आसानी होगी। मेरा मानना ऐसा है कि आप बॉक्स नहीं समय मिल पा रहा ना, बिल्कुल मत बनाइए। आप बीच में एक लाइन आजू बाजू मत, मार्जिन तो हम देते ही ना, मेंस की राइटिंग में मार्जिन हम ये भी छोड़ के चलते हैं, ये भी छोड़ के चलते हैं, बीच ऐसा लिखते हैं। जब आप मार्जिन दे रहे हो तो बॉक्स बनाना भी जरूरी नहीं है, आप तो वो पैटर्न फॉलो कीजिए जो उसने दिया है, सबकी सीधी बात, समय बचे तो बॉक्स बना लो, फिर लाइन खींचने में कितना समय लगता है, ऐसे ऐसे करके फटाफट खींच लो, ये वाली चीज। तो यहाँ पे पहली चीज एक क्वेश्चन में राइज करूंगा यहाँ पे कि भैया इसकी टेस्टामनी पे मैं यकीन करूं कि नहीं करूं। दूसरा क्वेश्चन, इसने जो प्रोड्यूस किया है उस पे
कि इसने दो विटनेस जो चिल्लाने पे आए थे, जिसने एफआईआर कराई, वो आए कि नहीं आए। पहली वाली चीज ये है ना। और क्या लग रहा है इसके बिहाफ पे? अभी एफआईआर पे है, अभी देखो, अभी बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नीचे करो, नीचे करो ना, नीचे 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 नीचे। यहाँ पे एफआईआर हो गई। पुलिस थाना कोतवाली में रमेश को मेडिकल जांच के लिए, मतलब अब आएगी इसकी एमएलसी, मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नरसिंहपुर में जांच के लिए, रमेश की जांच के लिए शरीर पर 3 विभिन्न चोटें पाई गई। कितनी है? 3 है। मतलब इसकी टेस्टामनी को रिलाई करेंगे एमएलसी से। ठीक है, कितनी चोटें? 3 चोटें। तो उसने बोला उसके दाएं गाल पे, पीठ पे और बाएं हाथ की छोटी उंगली पे। पीठ पर, दाएं गाल पर और छोटी उंगली पे क्या पाई गई? चोट पाई गई। और ये बताया गया कि ये भैया बहुत कठोर शस्त्र से होकर मारा गया है, और जिसका परीक्षण 24 घंटे में ही हो सकता था। इसके अलावा अगर 24 घंटे बाद अगर आप जाते तो हो सकता निशान मिट जाए। जो आपका वुंड्स वगैरह जो बने हैं, जैसे होता क्या है, जैसे डंडे से अगर कोई मार देता है तो 24 घंटे तक निशान बना रहता है। पढ़ा है ना, स्कूल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ना? तो वो हमें भी पढ़ा है। तो वो निशान रहता था, है ना, घर पे दिखाने के लिए कि क्या करके आए हो तुम आज। तो ये वाली चीज है। तो देन इसके बाद एक्सरे की राय दी। ये राय दी है एक्सरे की, अभी एक्सरा हुआ नहीं। देन इसके बाद एक्सरे कराने पर यह भी पाया गया कि उसकी एक उंगली अस्थिभंग है, मतलब फ्रैक्चर है। देन इसके बाद मौका नक्शा बनाया गया आईओ के द्वारा। फिर कथन भी नोट किए गए, गवाहों के कथन जो भी हैं, ठीक है, अंकित किए गए। और 5 जुलाई 2018 को इनको गिरफ्तार भी किया गया। अब आप नया वाला जब पैटर्न खोलोगे तो आपको सब चीजों की डेट है, गिरफ्तारी की डेट भी है, ये भी है, वो भी है। और हम जब पुराना पैटर्न फॉलो करते थे उसमें ये सब चीजें नहीं लिखते थे। पुराने पैटर्न में ये वाली चीज नहीं आती थी, अरेस्ट की डेट क्या है, अपराध की डेट क्या है, एफआईआर की डेट क्या है, मेमो बनाने की डेट क्या है। उसमें नए वाले पैटर्न में सब आ गया। देन इसके बाद आगे बढ़ो, इधर 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 इधर। पंचनामा बनाया, 5 लोगों के हैं, ठीक है, 5 लोगों की सिग्नेचर लगते ना उसमें, पंचनामे में बना दिया गिरफ्तारी पे। और ये कौन से सेक्शन में आता है? जब अरेस्ट मेमो, सीआरपीसी, याद है? अभी ब्लर है। आसपास पहुंच रहे वहां पे, आसपास, आसपास पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? अभी नहीं पहुंच रहे। 41 बी अरेस्ट मेमो, 41 बी ना। तो अब 41 बी में जो जो एसेंशियल कंटेंट दिखेंगे वो उनको जरूर मेंशन करना है। 41 बी लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, क्योंकि जब आईओ को तोड़ेंगे तो आपको उस पर भी मेंशन करना कि हमें 41 बी के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें लगती हैं एक अरेस्ट मेमो में, लेकिन इनके द्वारा वो चीज फॉलो नहीं की गई। देखो मैं पूरा लॉ पे रहूंगा, जितना अच्छा लॉ का यूज करोगे ना अपने जजमेंट राइटिंग में, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और उसको कम कम दिखाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज को लेंदी ले जा रहे हैं तो जजमेंट तो अच्छा हो जाएगा लेकिन छूट जाएगा। ये एप्रिसिएशन पॉइंट बनाएंगे आपके। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को सोचना क्या है ना। देन आगे, अब इनने डिफेंस में क्या बोला? डिफेंस में बोला कि भैया ये पुरानी रंजिश है और ये उधार मांगता रहता है किसी से, ठीक है, हमने ऐसे मांगा और उसने स्वयं गिर पड़ा है इसलिए चोट आई है, स्वयं गिर पड़ा इसलिए चोट आई है, ये वाली। चलो आगे, अब एविडेंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब आईओ की भी रिपोर्ट है, इनने मौका नक्शा तो बनाई है, ठीक है, बिल्कुल मौका नक्शा बनाया, इनने पंचनामा बनाया है, इनने गिरफ्तार भी किया है, इनने और क्या किया है? सीज की लाठी, बिल्कुल करिए, सीज भी करिए। ठीक है, चल आगे। अभियोजन की साक्ष्य देखो। अब इनने एफआईआर में क्या बोला और यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2 जुलाई बिल्कुल सही बोला। अभियुक्त के मनु शराब पी रहे थे, बिल्कुल सही। शराब पीने ना पीने को चिताया तो अभियुक्तगण ने उनको गाली दी और कहा कि लंगड़ा उनका क्या बिगड़ रहा है। ये बात भी वही मिली। घर के अंदर चला गया, फिर वापस आए, घर के अंदर चला गया, घर के अंदर गया, पीछे से ये लोग घुसे। इसका मतलब टेस्टमनी पे पहला क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि पूजा करने से मना किया, किया था कि नहीं? और एविडेंस में हमें ये मिला कि डायरेक्ट गए, कि हमने कोई मना
किया ही नहीं, पूजा का जिक्र नहीं है। पहली चीज, एक टेस्टिमनी पे क्वेश्चन अराइज होता है किसकी, इनकी, रमेश की। आगे बढ़े। देन इसके बाद अभियुक्त घर में घुसे, लात घूसों से मारा, बिल्कुल ज्यों का त्यों है। मनु के पास पड़ा एक डंडा, रमेश को मारा, जिससे रमेश के बाएं हाथ पे और पीठ पे चोटें आई और उसने थाना में, मतलब इनने दाएं गाल का जिक्र है क्या, दाल गाय पे, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था, दाएं गाल पे चोट लिखी क्या, ऐसा कुछ इधर नहीं है ना। इसका मतलब अभी अब ये टेस्टामनी है इसकी, है ना। इसने डायरेक्ट घुसे हैं, लात घूसों से मारा है, और मारा किसने है, मनु ने डंडे से मारा है ना, मनु ने डंडे से मारा है। और देन इसके बाद एक चीज और निकल के आई, कौन सी, कि दाएं गाल वाली बात पे कोई जिक्र है ही नहीं कि ये वाली चोट लगी कि नहीं लगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अराइज किस पे होगा, टेस्टामनी पे। पहली चीज कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसकी एफआईआर झूठ माने या सच माने। क्योंकि आप जब एमएलसी कराने गए तो आपको 3 जगह चोटें पाई गई, कितनी जगह पाई गई, और इसमें आपको सिर्फ 2 जगह चोटें पाई गई। आपकी पीठ पे पाई गई, पीठ है ना, हाँ, पीठ पे और इस पे, और एफआईआर लेखबद्ध करी। अब देखो डॉक्टर क्या बोल रहा है, इसकी इसकी टेस्टामनी को सपोर्ट करता है या रिवर्ट करता है। डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ये बोल रहे हैं कि रमेश की शरीर पे चोट पाई गई, चोट कठोर और मोटी वस्तु से आना तय है, बाएं हाथ की छोटी उंगली में अस्थिभंग कार्य होना प्रतिवेदित करता है। इसका मतलब इन्होंने पीठ का भी जिक्र नहीं किया, और इन्होंने उसकी दाएं गाल का भी जिक्र नहीं किया कि उस पर आना तय। अब बात हो गई सिर्फ और सिर्फ लात घूसों के बारे में और उसकी छोटी उंगली के बारे में। अब मैं यही रुक रहा हूं अभी, है ना। अभी डॉक्टर पे रहते हैं और इसम पे रहते हैं, 2 लोगों पे। चलो, एक हो गए हमारे प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, और ये कौन से हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2। पहला क्वेश्चन हो रहा है इनकी टेस्टामनी पे कि ट्रस्टवर्दी है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन हो रहा है डॉक्टर की टेस्टामनी पे कि ये ट्रस्टवर्थी है या नहीं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, अब बताते जाओ मुझे, मैं लिखते जाऊंगा उसके हिसाब से। अभी सिर्फ 2 के हिसाब से कन्विक्शन रिक्रूटल की बात करेंगे, है ना, अभी आईओ पे नहीं आए हैं। चलो, डील। क्या, डील करिए ना। मैं कन्विक्शन कर दूँ आप, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल ही रहा हूँ, अच्छे ओपिनियन रखोगे तो मैं तो कर दूंगा, मुझे क्या, मेरा ओपिनियन तो चेंज हो जाता है ना। एविडेंस अच्छे होंगे तो ओपिनियन चेंज होना ही चाहिए। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग होंगे तो मैं तो कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। क्योंकि आपकी कन्विक्शन एक्विटल पे नंबर है ही नहीं। क्लियर चीज ये है, आपके रिप्रेजेंटेशन पे नंबर है, आप किस तरीके को किस वे में ले रहे हो उस पे नंबर है आपके। अगर मैं डॉक्टर के स्टेटमेंट, क्योंकि डॉक्टर अभी भी कन्विक्शन बोलते जाओ ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, कन्विक्शन होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो कन्विक्शन होना क्यों चाहिए, क्यों का आंसर होना चाहिए, उस क्यों का आंसर आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। कन्विक्शन क्यों है, अभी डॉक्टर और इस पे ही है। कैसे साबित हो गई, हाँ, डॉक्टर की टेस्टामनी आई है, एमएलसी रिपोर्ट प्रोड्यूस है। टेस्टामनी होता है स्टेटमेंट, फिर नहीं। अगर मजिस्ट्रेट के सामने जाके आज बोल दूं, क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान का स्टेटमेंट है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन साक्ष्य झूठ नहीं बोलते। डॉक्टर खरीद लिया ना मैंने बोला डॉक्टर साहब 10,000 रुपये ले लो, थोड़ा सा कर देना। रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता, रिपोर्ट पेश कर दी ना तो फिर क्रॉस चेक हो जाता है। ऐसा टेस्टामनी के लिए रिपोर्ट है नहीं। अब चलो, पहली चीज बोलते जाओ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को भी। हाँ, आप लोग तो बोलते ही नहीं थे ना।
हाँ चलो, देन आगे। अरे चोट, अभी चोट पे आ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ इनकी टेस्टामनी पे अकेली, कितनी ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। अभी आप लोगों को पूरा बंच बना के समझाया था मैंने, अब मैं एफआईआर, हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एफआईआर को 50-50 मान के चलना, एफआईआर को ट्रस्टवर्थी नहीं मानना। अभी क्यों, मैं वो भी, अभी देखो जब मैं पढ़ूंगा, देखो पढ़ने पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप इसके बारे में आप बोलिए ना। आपका, अब मैं बोल रहा हूँ कि एमएलसी रिपोर्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एक्सरे, चलो एमएलसी छोड़ो, एक्सरे रिपोर्ट नहीं है उसके फ्रैक्चर का, तो कैसे प्रूफ करेगा। उसके बोलने से बोल दूं कि सर मेरी छोटी उंगली टूटी है, क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरे एक दोस्त को 4 लड़कों ने मिलकर मारा था। अब एक चीज समझ में नहीं आई, वो बोल रहा मुझे कहा एक कान से आवाज नहीं आ रही, वो बोल रहा मुझे एक कान से आवाज नहीं आ रही, लेकिन डॉक्टर बोल रहा सब आ रही। डॉक्टर क्या बोल रहा, सब आ रही, वो बोल रहा नहीं आ रही। अब क्या उसके बोलने पे हम मान लें कि उसको नहीं आ रही। अब वो जबरन में एक्टिंग करा, कब तक करा, जब तक 1 लाख रुपए ना ले लिए उसने मारने वालों से। कितने ले लिए, 1 लाख। और जिस दिन से 1 लाख मिले उस दिन से आवाज आ गई। हाँ ये रियल स्टोरी है, मेरे सामने की स्टोरी है। मैं तो उसकी एफआईआर कराने गया था कि यार बताओ, बेचारे को, वो जज का टेस्ट था, उसका भी मेंस था। तो मैंने बोला यार इसकी बताओ आवाज चली गई, कैसे सुनेगा सर को। तो हम गए, बड़े परेशान होके गए, और जैसे ही हम परेशान हुए और 1 लाख रुपए उसको दिलाए, उस दिन से आवाज आई उसको। आज बड़े मस्त सुन रहा है। और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, डॉक्टर के पास भी गया था, बोले सब आ रही है, उसको अकेला कान धुला दो एक बार। झूठ बोल रहा है। एक तो पेट का दर्द और सिर का दर्द पता ही नहीं चलता है दूसरे को, उसके अलावा आज मैं बोल दूं सिर दुख रहा है मेरा, नहीं पढ़ा सकता, तो अब आप लोग माना है आपने, आप लोग मेरी बात को मान रहे हो, अब आप कर दो प्रूफ कि नहीं दुख रहा सर आपका सिर। कोई एविडेंस नहीं है जब तक डॉक्टर की रिपोर्ट ना आ जाए। डॉक्टर भी बोल दे हाँ सर दुख रहा है, तो आप कैसे मान लोगे डॉक्टर भी बोल रहा है सर दुख रहा है तो। बोले रिपोर्ट दिखाओ ना डॉक्टर साहब, आपने चेक तो किया होगा। ये वाली चीज है। अब आगे, आगे आगे और क्या है, चलो। ट्रस्टवर्थी मानूं कि नहीं मानूं, यस या नो, अब बताओ। सिर्फ अकेला टेस्टमनी की बात हो रही है अभी। दूसरी चीज, एविडेंस स्टोरी खत्म हो गई थी क्या, हाँ हो गई थी। दूसरी चीज, विटनेस। कौन से, रामलाल और, रामलाल और कौन था जो चिल्लाने पे आया था, रही। ये दोनों आए क्या, नहीं आए ना। अब कन्विक्शन को इक्विटल में अभी चलने दो, है ना, फिर आप लोगों की पूरी बातें सुनी जाएंगी आगे। ये दोनों आए, उनने जिक्र किया क्या, अच्छा डिफेंस ने जिक्र किया कि नहीं, देखो जरा। डिफेंस नहीं आए ना, इसका मतलब ये तो 100% सही है, इस पे तो डाउट बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसने क्रॉस में बोल दिया कि तुमने जो दो विटनेस का जिक्र किया है ना, वो उनको रिप्रेजेंट नहीं किया, उनकी गवाही नहीं करवाई। तो मजबूत पक्ष डिफेंस वाला है। एमएलसी रिपोर्ट का जिक्र किया क्या, जरा देखना। डिफेंस काउंसिल ने बोला क्या कि एमएलसी एक्सरे पेश नहीं की, डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला कि गिरने से चोट को इनकार किया। क्या बोला कि गिरने से चोट। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है इंजरी पे, किस पे, इंजरी। अभी तो सुनते जाओ, इंजरी पे अराइज हो रहा है। अब चोट लगी भी है कि नहीं, क्यों ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ दिमाग में, एक तो एमएलसी रिपोर्ट नहीं है भैया तुम्हारी, एक तो एक्सरे रिपोर्ट भी नहीं है तुम्हारी, एक तो दाएं गाल पे तुमने बोला था उसका भी कुछ परिणाम समझ में नहीं आ रहा, लात घूसों से मारा तो पीठ का भी ऐसा कुछ डॉक्टर ने कुछ बोला ही नहीं, अकेले स्टेटमेंट है। तो हम तुम्हारे स्टोरी को सही माने कि नहीं माने, तुम्हारी पहली चीज चोट लगे लगी है कि नहीं लगी है। अब स्वयं गिरने से नहीं लगी, लेकिन ये किसने बोला, डॉक्टर ने, इधर कहीं बोला होगा, डॉक्टर ने भी नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं, नहीं किसी ने बोला होगा।
क्या बोला? गिरने से आना संभाव्य। बचाव अभिवक्ता ने रमेश को गिरने से आना संभाव्य है और बचाव संभाव्यता की, अच्छा उनने बोला कि गिरने से चोट इसको लग सकती है। अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहली चीज, इंजरी को प्रूफ करने के लिए आपको मीन्स चाहिए। क्या चाहिए आपको? मीन्स। और मीन्स प्रूफ करने के लिए एक आयो बैठे हैं हमारे पास। कौन बैठा है? आयो। डॉक्टर से तो नहीं हो पाया। डॉक्टर के अकेले स्टेटमेंट है जो कि कोरोबरेट भी कर सकते हैं और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। लिखने दोनों के बारे में। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको सपोर्ट ही करना है, आपको रिवर्ट करके भी चलना है चीजों को। एक तरीके से आपको ये बोलना है कि डॉक्टर की स्टेटमेंट आया और डॉक्टर ने बोला है कि इसको लाठी से मारा गया है और इसके फ्रैक्चर है, संभाव्य है कि फ्रैक्चर है। लेकिन दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन में आपको ये लिखना है कि जो कि बचाव पक्ष द्वारा जो कि क्या अभियोजन पक्षकार द्वारा ना तो एमएलसी रिपोर्ट पेश करी गई है, ना ही एक्सरे रिपोर्ट पेश करी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि हम उसकी चोट पे रिलायबल कैसे करें। फाइंडिंग होती है कि ये खंडनीय नेचर का है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, रिवर्ट करेगा चीजों। ये आपको लिखने का एक पैटर्न बता रहा हूं मैं। एप्रिसिएशन भी हो गया, मार्शलिंग भी हो गई, उसी में तीनों चीजें आ गई आपकी साथ साथ में। कि आपने किसने का कहा ये भी लिख दिया। देन इसके बाद आपको ये भी लिखना है कि अगर इसने ये वाली चीज प्रोड्यूस करी है तो हम कितना ट्रस्टवर्थी करें इसको, इसकी टेस्टामनी। पहला क्वेश्चन इधर से ही अराइज होगा। अगर आपको ये वाली चीज और अच्छे से पैटर्न देखना है ना, पैटर्न, तो आपको मेरा पुराना आपने देखा होगा, अगर लेक्चर देखा होगा, जजमेंट राइटिंग देखे आपने क्या? पीपीटी वाला देखा क्या? जो मैंने बोला कि जजमेंट राइटिंग हुआ आसान, एप्रिसिएशन पॉइंट देखे थे? देखा था ना, मतलब स्टार्टिंग तो देखी थी ना कि किस तरीके से आपको डील करना है। मतलब एक टेस्टामनी PW1 को 5 पॉइंटों पे डिसाइड करना है। कितने पॉइंटों पे डिसाइड करना है? और उन 5 पॉइंटों के बारे में डिफेंडेंट को भी लेना है। आपकी एक्यूज पर्सन के बारे में भी सेम 5 पॉइंट चलना है। अब दोनों को देखोगे तो लास्ट में फाइंडिंग जो आएगी वो आपका रिजल्ट। मतलब आपके शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी चल रही है। आपका लॉ पे प्रिजम्पशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब जैसे कि बोला कि सर पहले से इंटेंशन बना के आए थे मारने का, इसलिए शराब पी रहे थे। कर दो प्रूफ। एक लाइन जोड़ के आप अपना जजमेंट खराब कर लोगे कि सर हो सकता है, पहले हो सकता है वाली चीज है ही नहीं, हुआ है, यही जजमेंट में लिखना। क्योंकि जजमेंट हमेशा वॉस पे चलता है ना, था पे। ऐसा हुआ था, ऐसा होगा तो कभी नहीं बोलते ना, ये वाली। तो था पे चलता है पूरा। ठीक है। इंजरी को प्रूफ कौन करेगा? आईओ। कैसे करेगा? क्योंकि उसने क्या करी है? सीज किया है। क्या किया है उसने? सीज किया है। उसने क्या किया है? अरेस्ट किया है। और दूसरी चीज, इसने एविडेंस में भी वही बोला है और इसने वहां पे भी वही बोला है। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। तो ये भी 50-50 चल सकता है। और इसको कॉन्ट्राडिक्शन में उनने ये तो नहीं बोला ना, बचाव पक्षकार वालों ने, कि इसको चोट आई नहीं है। चोट तो आई है ना, आपने ये बोला गिरने से आई। इसका मतलब चोट अपने आप में 90% प्रूफ है, 10% हम माइनस में लेके चलेंगे, उस पर हम लिख लेंगे, उस पर हम आपका भी पक्ष रख लेंगे। नेचुरल जस्टिस पे तो हमें काम करना है। अब बताओ, चोट हमने प्रूफ कर ली। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है आयोग पे। किस पे? आयोग पे। आयोग ने पंचनामा प्रूफ किया, कोर्ट में पेश हुआ। आयोग के स्टेटमेंट आए कि नहीं आए, पहले तो ये बताओ मुझे। नहीं आए ना, आयो आया ही नहीं है। जब आयो आया ही नहीं है तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने जब्ती करी? फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने सीज किया? फिर मैं कैसे मान लूं कि गिरफ्तार किया? और गिरफ्तार किया ये बात तय है कि नहीं, ये झूठी है सच? इस पे आपका क्या प्रिजम्पशन है लॉ का? बताइए। चलिए, अब मैं जानना ये चाहूंगा आपका लॉ कितना अच्छा है कि मुझे किस पे काम करना है। तो वो जजमेंट लिखना सभी सिखा देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जजमेंट आप नहीं लिख सकते। आप बुक से अभी भी जजमेंट आप लिख सकते हो। 10 बार लिखोगे, 11वीं बार आपको खुद आ जाएगा वो पैटर्न लिखना। लैंग्वेज भी आ जाएगी, सब चीजें आ जाएगी। नंबर है आपके दिमाग के, नंबर है आपके एप्रिसिएशन पॉइंट पे। वो बस 5 पैरा के नंबर है आपको। 40 नंबर जो 5 पैरा है ना, उसमें नंबर है और कहीं नंबर नहीं है आपके। ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर देते हैं पैटर्न के, बस। बल्कि 15 ज्यादा बोल दिया, 10 नंबर आजकल तो। हाईएस्ट 35 रहता है बस, हाईएस्ट 35 40 में। और अब तो जिनको 25 भी आते हैं ना, वो बहुत खुश रहते हैं, 25 तो आए। ऐसा है आज का माहौल कि लिखते ही नहीं, उनको वो चीज चाहिए। आपने प्रैक्टिकल जजमेंट पढ़े? प्रैक्टिकल हिंदी में आते हैं, प्रैक्टिकल हिंदी में आते हैं।
और अगर आपको, अरे कोई सा भी पढ़ो, सेशन पढ़ो, कोई भी, देखो आपको थिंकिंग, उनकी सोच पता चलेगी ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ आप, हाँ, आपको जरूर देखो क्या होगा। आज से, आज इस साल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का टेस्ट दे रहा है आप, हो सकता है पैटर्न चेंज कर दें, माइनस मार्किंग ला दें, और हो सकता है सेशन का भी पूछने लगे। क्यों नहीं हो सकता? हाईकोर्ट कर क्या रही है? 1.5 साल 2 साल से आप लोग यही तो देख रहे हैं, हाईकोर्ट कर क्या रही है? ना निकलने की कस्में खाई हैं उसने, कि बच्चे कैसे ना निकले, और उनको क्रीम बच्चे चाहिए, जो क्रीम पाउडर लगा के खड़े होते हैं वो बच्चे चाहिए, जो उनके ही होते हैं, गरीबों के नहीं होते, जो उनके खुद के होते हैं ना, क्रीम पाउडर वाले, उन्हीं के बच्चों को बनाते हैं वो, जिसके रिलेटिव है, पहचान है, ये है वो है। बहुत सालों से मैं भी देख रहा हूँ ऐसे ही, यही चल रहा है। और जिसकी किस्मत अच्छी है ना, फिर वही बनता है। एक काजल नाम की लड़की, उसका जजमेंट राइटिंग बिगड़ा था, हरदा में जज है, मेरी फ्रेंड है ना, और उनका बिगड़ा था। आपकी भी है क्या? हाँ, उनसे बोलना कि मेरे से पढ़ने आए हो, फिर बताएंगी वो। उसका जजमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया था, रो रही थी, और लेकिन आज जज है। तो इसका मतलब ये है कि किस्मत अच्छी होनी चाहिए। और जजमेंट बिगड़ा पता किस पे? एप्रिसिएशन पॉइंट पे नहीं, लास्ट का छूट गया थोड़ा सा, बस। इसका मतलब नंबर कैसे मिले? एप्रिसिएशन। तो आपको सोचना क्या है? लॉ को। आपको पकड़ना क्या है? लॉ। आपका जजमेंट राइटिंग तो आप 15 दिन में सिखा दे, कौटल्य वाले के पास चले जाना, 15 दिन में सिविल क्रिमिनल दोनों सिखा देते। मेरे आंखों की बात है ये तो। मेरा दोस्त गया था, 20-25 हज़ार रुपये दिए उनने, और मैंने बोला जजमेंट राइटिंग कैसी चल रही? बोले खत्म हो गई। मैंने अभी तो पिछले हफ्ते तो देखा था, तो मैं जजमेंट राइटिंग सीख रहे थे। बोले कोई नहीं, उनने पैटर्न सिखाया, और उन्होंने बताया कि ये लॉ का यूज करना, और हमसे हर बार लिखने दे देते थे, हम लिख के जाते थे। मैंने बोला अच्छा, खत्म हो गई? बोले हाँ खत्म हो गई। बढ़िया। ऐसा भी नहीं है। और हमारा तो फाउंडेशन बैच साल भर जजमेंट चल रहा है, साल भर, कोई 2 महीने वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि लॉ खत्म होता ही नहीं है। आप अब आपने जजमेंट में मैंने कितनी सारी चीजें बोल दी, मैं अभी बुक भी नहीं खोला, मैंने कुछ भी नहीं खोला। ये लॉ की पकड़ है बस, कि आपको किसी भी चीज को काटना आना चाहिए और किसी चीज को सपोर्ट करना आना चाहिए। अब ये बताओ, आप लोग कन्विक्शन क्यों बोल रहे थे? चलो आयो पे अभी भी नहीं आया, आयो तो आया ही नहीं उसमें। जब आयो भी नहीं आया, जब वो दो विटनेस भी नहीं आए, और जब उसकी टेस्टामनी भी 50% बोल रही है, गिरने से चोट, चोट तो प्रूफ कर दी मैंने, चलो 90% चोट के, तुमने भी उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। डॉक्टर की टेस्टामनी है, एमएलसी रिपोर्ट नहीं है, तो काय का कन्विक्शन करूं फिर? बताओ, क्यों करूं मैं कन्विक्शन? अब आप क्यों कन्विक्शन कर रहे हैं, आप लोग भी ये बताओ। बिल्कुल, 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 लिख सकते हो, लिख सकते हो, कि जरूरी नहीं है कि अगर जंगल में अपराध हुआ हो तो कोई विटनेस ही मिले, जरूरी नहीं है कि पुलिस उसी टाइम पे पहुंच रही हो और सीन ऑफ क्राइम। लिख सकते हो, मैं तो बोल रहा हूँ लिखना है ही इन सब चीजों को। ठीक है, एक चीज विटनेस नहीं आए, एक चीज चल। और मैंने पहले भी बोला था कि एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चीज को। मैं इसलिए टाइम दिया था आपको कि एक बार पढ़ो, क्योंकि देखो कंपटीशन तो करने आए ही नहीं अपन, अपन सीखने आए हैं। इन चीजों को सीखने से ही आगे बढ़ोगे। और दूसरी चीज, कन्विक्शन कौन कर रहा है हमारे साथ? चलो इक्विटल मैंने कर दिया, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? इक्विटल पक्का मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? अब चलो कन्विक्शन की तरफ रुख लेते हैं, है ना। अब इसको कन्विक्ट क्यों करें? इसको मारने वाले, एक बार फिर स्टोरी पढ़े, पढ़े। चलो अभी इक्विटल है ना, चलो एक बार ट्राई करते हैं ना। मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपका सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलो एक काम करो, उल्टा पढ़ो इसको पहले, डिफेंस काउंसिल से पहले पढ़ो आप। चलो सबसे पीछे चलो, सबसे पीछे 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 पीछे। चलो एक मिनट रुक जाओ। क्या बोला? मोहल्ले में स्वतंत्र साक्षी का कथन नहीं कराया, वेरी गुड। चलो ठीक है, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने गिरने से आना संभाव्य, शरीर पर चोटों को गिरने से आना संभाव्य बताया, डॉक्टर के स्टेटमेंट को काट दिया, ठीक है। और उनका बचाव दोष मुक्त, ठीक है, इक्विटल बोल रहा है। आगे ऊपर पढ़ो आप, और क्या बोल रहा है? हाँ,
452 भारतीय अब तो ये तो समझ में आ गया ना, 452 गलत है यहाँ पे, है ना, ये गलत है। तो कोई कारण नहीं है पीड़ित के साक्ष्य विश्वास, चलो इनने तो कोई बोले नहीं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, बचाव साक्षी ने बोला श्याम का परीक्षण कराते हुए, 1 मिनट, इनकी तरफ से एक विटनेस आया, किसकी तरफ से? उसकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। क्या आया कि इस साक्ष्य को प्रस्तुत करने रमेश पहले 2 अन्य लोगों के विरुद्ध भी, इसका मतलब ये कोरोबरेट करता है किसको? डिफेंस काउंसिल को, और बोलता है कि ये पहले भी क्या करता था? उधार लेता था, उधारी के चक्कर में ये लड़ाई हुई। इसका मतलब हम इसका प्रेजेंटेशन ये लेंगे कि ये बोल रहा है कि ये उधारी के चक्कर में इनको झूठा फंसा रहा है। किसके चक्कर में? उधारी के चक्कर में, पहली चीज। और पहले भी एफआईआर लिखवा चुका है। तो आपको एविडेंस एक्ट का कैरेक्टर वाला टॉपिक याद होना चाहिए कि बोला जाता है कि किसी भी इंसान का, एक्यूज पर्सन का बैड कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक कि उसका गुड कैरेक्टर पे क्रॉस ना करो, तब तक ही है। सेक्शन कौन सा? बिल्कुल 53 क्रिमिनल के लिए तो वही है ना, 52 सिविल के लिए। तो ये वाली चीज समझ में आई। अब ये चीज ऐसे नहीं बोल रहा है अपन, लॉ में लिखा है इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है, क्योंकि किसी का बैड कैरेक्टर नहीं कर सकते। तो पहली चीज भैया, जो तुम बोल रहे हो इसको तो हम मानेंगे नहीं। किसको नहीं मानेंगे? इसको नहीं मानेंगे। पहली चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। अरे गुट के क्या, वो तो बोल ही नहीं रहा ना। अगर हम बोले कि हम बहुत अच्छे हैं, तभी तो आप बोलोगे आप अच्छे नहीं हो, उधर राशि दिखा रहे थे, तभी बोल सकते हैं। अब हम डायरेक्ट आके ये सर राशि खा रहा था, अरे वो कुछ भी करे, उसकी पर्सनल लाइफ, वो कुछ भी करे, तो हमें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? हम अच्छा बताएंगे तब जाके उसको बुरा करने के लिए आएगा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? रिलेवेंट मानेंगे। तो इसका तो मैंने पत्ता खत्म कर दिया ना। आप लोगों ने करा कि नहीं करा, पहले ये बताओ। चलो, करा कि नहीं? आप लोगों ने भी मान लिया ना मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर उसने धनराशि समझौता कर लिया और अभियुक्त करने में, ठीक है, हटाओ आगे। झूठी रिपोर्ट बोली उनने, क्लियर बात है। हाँ, ये वाली चीज एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है, इसको मैं चेंज करूंगा अब, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करूंगा। पढ़ो एक बार फिर से, आप लोग पढ़ लो पहले। बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। मेरा एक जजमेंट 5-6 दिन चल सकता है, अगर मैं चाहूँ तो। एक जजमेंट मेरा। पढ़ लिया? क्या निकल के आया? कुछ निकला? कुछ दिमाग क्लिक किया? चमका कुछ? आप लोग को तो वैसे ही नहीं चमकेगा, शांत रहो अभी। आप लोग शांत रहो, समझो फीलिंग। आप लोग सीखो कि कैसे सोचना है ना, सीखते रहो। वही जो पहले हुआ था, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, है ना। इसमें एक चीज पे सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? घर के अंदर घुसे ना, घर के अंदर घुसे और उसने बोला मनु ने डंडे से मारा, क्यों बल्लू ने नहीं मारा? आपने बोला, उसका कोई एविडेंस है आपके पास कि मनु ने ही मारा है? उसका कोई एविडेंस है क्या आपके पास कि मनु ने मारा है? कि आपने पहले बोला था कि बल्लू ने मारा, फिर आपने बोला मनु ने मारा? आपने शुरू में भी वही बोला कि मनु ने मारा, और आपने अब भी बोला मनु ने मारा। और दूसरी चीज, तो फिर बल्लू का क्या रोल है? बल्लू को विक्टिम एक्यूज बनाऊं कि नहीं बनाऊं? उस पर 34 लगाएं कि नहीं लगाएं? अगर बल्लू अंदर घुसा कि नहीं घुसा, पहली चीज तो वो भी आपने हमें नहीं बता रहे कि घुसा कि नहीं घुसा। मतलब आप झूठा फंसा रहे। किसको फंसा रहे? या तो मन्नू को झूठा फंसा रहे हो, या तो बल्लू को झूठा फंसा रहे हो। किस केस में? मारपीट के केस में। गाली गलौज दोनों कर रहे, वो चीज तो मान ली।
मारा दोनों ने, ये चीज नहीं मान पा रहे, मतलब इसमें से एक को झूठा फंसा रहे। दोनों घुसे हैं, ठीक है, मारा एक ने, बिल्कुल, डंडे से सिर्फ मनु ने मारा, इस चीज का एविडेंस वो टेस्टामनी पे है, ठीक है। और अपन तो कन्विक्शन करना चाह ही रहे हैं, तो हम इसको सही माने कि गलत माने। बिल्कुल लगेगा, मैं तो बोल रहा हूँ, तो आप तो 323 भी लगा दो, 24 भी लगा दो, 25 भी लगा दो, बस 26 मत लगाना, बस, क्योंकि चार्ज एक से ज्यादा लग सकते हैं। पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना, 218 सीआरपीसी, एक से अधिक चार्ज के बारे में बात कर ही देता है वो, ठीक है, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। देखो सोचने वाली बात है, इनको कन्विक्शन करें क्यों? अभी मैंने उसकी तरफ से सोच लिया, मैंने सोच लिया उसकी तरफ से, आप लोग बोल रहे हो कि अभियुक्त गण है। पहली चीज, गाली तो दी दोनों ने, दूसरी चीज, दोनों घर के अंदर घुसे, इसका मतलब हम लॉ प्रिजम्पशन ये कहता है, एक प्रिजम्पशन ये कहता है, अगर मैं इसको दूसरी साइड से सोच के बता रहा हूँ, कि अगर एक रजिस्टर्ड मेरे पास है और उस रजिस्टर पे डेली इनकी प्रेजेंटेशन डल रही है, और एक दिन अगर इनमें से कोई नहीं आता, तो मैं लॉ प्रिजम्पशन करता है कि अगर जिस काम को 99% किया जा रहा है, तो हम 1% भी मानेंगे कि वो काम हुआ है, इसलिए हम ये मानेंगे कि इनने मारा है। अब आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करो, नहीं बोलता क्या ऐसा लोग? सेक्शन 16 इंडियन एविडेंस एक्ट, बिजनेस, सेक्शन 36 एंट्री ऑफ बुक, बुक एंट्री, नहीं बोलता क्या ऐसा? एंट्री बुक ऐसे बोलता ना कि रोज एंट्री हो रही है, डेली एंट्री हो रही, तो हम क्या मानेंगे उसको? रिलेवेंट मानेंगे ना चीजों को। आपकी गाली देना हम रिलेवेंट मानेंगे, आपके घर में घुसना हम रिलेवेंट मानेंगे, तो आप घर में घुस के क्या कर रहे हैं? मारोगे ही। लेकिन एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मारा मनु ने या बल्लू ने। अगर आप बोल रहे हैं मनु ने मारा, तो हम फिर बल्लू पे 325 क्यों लगाए? हम तो 323 का 34 लगा देते हैं ना। हाँ। हम्म, मनु पे लगा रहे हो, मनु पे ही लगा रहे हो ना आप लोग, पक्का 34 तो नहीं लगा रहे हो? 323 पे 34 लगा रहे हो, चलो, वेरी गुड। मैं देखो तो क्रॉस ही करने बैठा हूं। अब मैंने प्रिजम्पशन ये लिया, हो सकता है लंगड़ा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मारेगा नहीं आपको भी। आप लोग पियो, मन बल्लू पकड़ा हूं कि मार साले, ये लिखा है? नहीं लिखा। चलो, अब जब तुमने भी गाली दी और तुम भी घर के अंदर घुसे, हो सकता मनु अकेला जाके मार के आ जाता, तुम घर के अंदर क्या कर रहे थे और तुम घुसे, तो तुमने पकड़ा होगा और तुमने बोला मार साले। अब लगाओ 325, लगाओ कि नहीं लगाओ? फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अगर मैं खड़ा भी हूं और चोरी हो भी रही है और मैं सिर्फ देख रहा हूं, तो चोरी का अपराध किसने किया? मैंने भी किया। और अगर उसने डंडे से मारा भी है और मैं उसको पकड़ा भी हूं, तो मतलब मारपीट का अपराध किसने किया? मैंने भी किया। अब दिमाग की खिचड़ी मत बना के चले जाना, यार समझे पढ़ने आए थे, सर ने क्या करा है। हम्म, बोले सर ठीक मारा, अच्छा है, छोड़ो अब, पिट गया ना वो क्यों। ये आपने जो एग्जाम दिया था ना, वही है ये, है ना, ये वही। आपने क्या लिखा था? आपने, हम, मुझे समझ में आ रहा आपने लिखा क्या। आपने लिखा हुआ किताब, क्या लिखी होगी आपने? किताब। एक पैटर्न सेट था आपके दिमाग में कि पहले न्यायालय का नाम, फिर डिटर्मिनेशन पॉइंट, फिर एप्रिसिएशन में ये वाली इतनी वाली चीजें हमें डालनी है, बस हम वो डाल के आ गए। अब उसके बाद हमें 100% कन्विक्शन ही करना है, और कन्विक्शन करके हम वापस आए। आपने पेपर में भी कन्विक्शन किया है, और मैं तो बता रहा हूँ, अगर जनरली भी आप अगर जजमेंट राइटिंग लिखो ना, तो इसको कन्विक्ट ही करके आ जाओगे। तो मैंने तो देखो मेरा पूरा सोर्स कर लिया कि
मैंने बचाने की कोशिश करी, उसको कन्विक्ट करने की भी कि बल्लू को तुम प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। अगर बल्लू खड़ा था, चुपचाप खड़ा था, तो मैं चार्ज चेंज कर दूंगा। चार्ज चेंज करा तो मेरा आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, रीजन भी ये सुन लो, क्योंकि मैंने 34 अच्छे से नहीं पढ़ा। फिर जब और 34 अगर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसका मतलब मुझे जजमेंट राइटिंग आती नहीं है, और 34 प्रूफ करने में सदियों लग जाते हैं। जब प्रैक्टिकल जजमेंट पे जब जाते हैं ना, तो एक 3 सेक्शन को प्रूफ नहीं कर पाते, 294 को, 506 के 2 को, और 34 को, और मेरा मानना है आईपीसी के 39। इन चीजों पे अगर जिसने बहुत अच्छे से डील कर लिया ना, उसका जजमेंट राइटिंग हाथ पे, उसका जजमेंट राइटिंग हाथ पे। मैं आपको सोचना बता रहा हूँ कि आपको लॉ का यूज कैसे करना है। हर चीज में लॉ का यूज करोगे। देखो, बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं आप लोग बच्चे नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप लोग बच्चे नहीं हो, उनको भी पता है चेक करने वालों को कि लॉ का यूज हो रहा है। मेरा मानना ये है कि चलो सेक्शन मत लिखो, आप पूरा वो तो लिखो जिस चीज को आप चाहिए, नेसेसरी चाहिए। आयोग का पंचनामा बना लिया, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन इसके तहत पंचनामा बन गया, अरेस्ट में वो बना लिया, तो पेश कहाँ किया? जब पेश नहीं करोगे तो हम मानेंगे कैसे कि सीजर रिपोर्ट आई है? हम मानेंगे कैसे कि इसने अरेस्ट में वो पेश नहीं किया? जब पेश नहीं किया तो हम क्यों माने उस चीज को? ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नहीं होता है? क्योंकि व्यक्ति तो झूठ बोल देगा, आयोग भी बिका हुआ रहता है, झूठ बोल देगा। और डॉक्टर के बारे में वो पहले ही बोल चुके हैं, डिफेंस ने क्रॉस ही कर लिया कि डॉक्टर ने बोला गिरने से चोट नहीं लग सकती। डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, डॉक्टर तो खुद ही बोल रहा है। क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ आए और बोल गए कि हाँ ठीक है, इसको चोट लगी है, इसकी उंगली टूटी है, तो भैया टूटी है तो प्रूफ करो कैसे टूटी है। और बिल्कुल लाठी जब्त हुई है, मान लिया मैंने, तो लाठी जब्त हुई है, लेकिन जब्ती रिपोर्ट नहीं है। अब और और जो इनने विटनेस पेश किया था, एक झूठा विटनेस, झूठा ही था ना वो, मैंने हटा दिया ना विटनेस इनका, श्याम, कि वो बोल रहा झूठी एफआईआर लिखवाई, वो मैंने हटा दी। तो इनको तो मैंने पूरी तरीके से क्रॉस किया है। और तो मेरे ख्याल से ये, मेरे नजर में तो कन्विक्शन जा नहीं रहा। मैंने पूरा कोर्स, मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोशिश कर ली, कोर्स बोल रहा हूँ, कोशिश कर ली। तो मेरे तरफ अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, सोच लो, अच्छे लॉ पॉइंट बताओ मुझे, मैं फिर उस पर बात करता हूँ। ये जजमेंट राइटिंग क्लास मैं लिखना सिखा दूंगा आपको।